बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 2। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोटॉन्स की दरियाफ़्त। हम देखेंगे प्रोटॉन को दरियाफ़्त करने के लिए गोल्डस्टाइन ने क्या तजर्बा किया, प्रोटॉन की क्या खसूसियात हैं, और इस तजर्बे और खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोटॉन्स के बारे में क्या नताइज हासिल करेंगे। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। प्रोटॉन की दरियाफ़्त। आखिरी लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन की दरियाफ़्त के बारे में तफसीलन समझा था कि कैसे विलियम क्रुक ने एक तजर्बा किया और उस तजर्बे के नतीजे में इलेक्ट्रॉन को दरियाफ़्त किया। सर विलियम क्रुक्स ने जो अपना तजर्बा किया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की दरियाफ़्त करने के लिए, कैथोड रेस की दरियाफ़्त करने के लिए उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया अपने तजर्बे के लिए। इसी तरह से प्रोटॉन की दरियाफ़्त करने के लिए भी मसलन ये कि जब सर विलियम क्रुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से मुख्तलिफ़ किस्म के तजर्बात का आगाज़ कर दिया, तो फिर मुख्तलिफ़ साइंसदानों ने जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल करते हुए एटम के हवाले से या और मुख्तलिफ़ प्रोसेसेस को समझने के लिए इस तरह के बेशुमार तजर्बात किए, मुख्तलिफ़ अवामल की तय तक जाने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के तजर्बात किए, जिसमें से एक तजर्बा गोल्डस्टाइन ने किया। गोल्डस्टाइन ने अपने तजर्बे के अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की, ग्लास की बनी हुई ट्यूब, उसके अंदर जो कैथोड इस्तेमाल किया गया गोल्डस्टाइन की तरफ से वो सुराखदार कैथोड था। जबकि सर विलियम क्रुक्स ने जब अपना तजर्बा किया था कैथोड रेस को दरियाफ़्त करने के लिए, तो उन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब का इस्तेमाल किया उसके अंदर कैथोड वो सुराखदार नहीं था। जबकि गोल्डस्टाइन ने जब यही काम इसी तरह का तजर्बा करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस बात का मुशाहिदा किया कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ना सिर्फ कैथोड रेस पैदा होती हैं, बल्कि कैथोड रेस के साथ कुछ और तरह की रेस भी बनती हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, और इन रेस की मुख्तलिफ़ खसूसियात होती हैं कैथोड रेस से। इन रेस की जो हरकत करने की समत है वो कैथोड रेस की निस्बत बिल्कुल मुखालिफ होती है, और इस तरह से और बेशुमार किस्म की खसूसियात का इन्होंने मुशाहिदा किया। तो पहले नंबर पर तो प्रोटॉन की दरियाफ़्त के अंदर अगर हम इसका लिखते हैं तारुफ के दरियाफ़्त की किसने है, डिस्कवरी किसकी है, दरियाफ़्त किसकी है, प्रोटॉन्स की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1886 में गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की दरियाफ़्त की। दरियाफ़्त के बाद अगर मैं बात करूं कि क्या तजर्बा किया इन्होंने, तो तजर्बे के अंदर हम वो डिस्चार्ज ट्यूब उसके बनने को समझेंगे कि वो किस तरह की है और कैसे उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये प्रोटॉन जो है इनको दरियाफ़्त किया गया। तो मैं डायग्राम की मदद से आपको ये तजर्बा बताने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं। मतलब एक डिस्चार्ज ट्यूब ली गई, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो कैथोड यूज़ किया गया, फ़र्क क्या था इस डिस्चार्ज ट्यूब का और सर विलियम क्रुक्स की जानिब से की गई इस्तेमाल डिस्चार्ज ट्यूब का फ़र्क सिर्फ ये था कि उन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की थी उसके अंदर कैथोड सुराखदार नहीं था। इन्होंने जो डिस्चार्ज ट्यूब इस्तेमाल की थी गोल्डस्टाइन ने अपने तजर्बे के लिए, उसके अंदर जो कैथोड बनाया गया वो कैथोड किस तरह का था, सुराखदार। उसमें छोटे छोटे क्या मौजूद थे, सुराख मौजूद थे। और जर्मन के अंदर उन सुराखों को क्या कहते हैं, होल्स। ये भी बात आपने याद रखनी है कि जर्मनी में जर्मन ज़ुबान के अंदर इन सुराखों को क्या बोला जाता है, केनाल्स बोला जाता है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये यहाँ पे केनाल का क्या मकसद था। खैर, तो इस तरह का एक सुराखदार कैथोड रखा गया, जबकि दूसरी जानब क्या रखा गया, एक एनोड रखा गया। अब कैथोड को और एनोड को दोनों को बैटरी के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया। मतलब कैथोड और एनोड ये बुनियादी तौर पर ख़ुद के हैं, ये मेटल के बने हुए रॉड्स होते हैं जिनको हम बैटरी के मुखालिफ टर्मिनल्स के साथ जोड़ देते हैं और फिर इसमें से क्या गुजारा जाता है, करंट गुजारा जाता है। क्योंकि आखिरी लेक्चर के अंदर भी ये बात हुई है
कि असल में इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक गैस को भरा जाता था और इसके ऊपर मुशाहदात किए जा रहे थे, तजर्बात किए जा रहे थे कि क्या गैसों में से करंट गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता। तो इसी सीरीज़ को अगर थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ाते चले तो गोल्डस्टाइन ने भी एक तजर्बा किया और ये तजर्बा सर विलियम क्रुक्स के तजर्बे के बाद था, मतलब कि कैथोड रेस तब तक दरियाफ्त की जा चुकी थी, उसके बारे में काफ़ी हद तक मालूमात पता चल चुकी थी मुख्तलिफ साइंसदानों को। तो गोल्डस्टाइन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसके अंदर एक गैस को फिल किया। ये गैस यहाँ पे कोई भी हो सकती है जिसको डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरा गया, कोई भी गैस हो सकती है, वो हाइड्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, वो हीलियम, मीथेन, कोई भी गैस हो सकती है। और यहाँ ये एक छोटा सा सुराख जहाँ से हम क्या लगाते हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ, वैक्यूम पंप, मतलब बिल्कुल उसी तरह से प्रेशर को कम रखा गया। वैक्यूम पंप का मकसद क्या होता है, ताकि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी हवा के ज़रात हैं उनको बाहर निकाल लिया जाए, ताकि गैस के ज़रात के ऊपर, गैस के पार्टिकल्स के ऊपर जो लगने वाला प्रेशर है वो कम हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्रेशर होता है वो हवा की वजह से होता है। तो जब हम वैक्यूम लगाएंगे, हवा को बाहर खारिज कर देंगे, तो अंदर जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस हमने भरी हुई है उसके ऊपर लगने वाला हवा का प्रेशर खुद ब खुद कम हो जाएगा और लो प्रेशर रख के, बहुत कम प्रेशर रख के फिर यहाँ से करंट गुजारा गया। जब गोल्डस्टाइन ने ये तजर्बा करके देखा तो उनने मुशाहिदा किया कि कैथोड की सतह से, ठीक है, कैथोड रेस बनती हैं जो कैथोड से एनोड की तरफ हरकत करती हैं, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये भी नोट किया कि इन कैथोड रेस के साथ साथ इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक और तरह की रेस भी बनती हैं और उन बनने वाली रेस की जो सिमत है वो इन कैथोड रेस के बिल्कुल मुखालिफ होती है। दूसरी साइड पर ये रेस बनती हुई दूसरी साइड पर हरकत करती हैं, कैथोड रेस की मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं और इन कैथोड के अंदर मौजूद जो छोटे छोटे सुराख हैं, क्योंकि इन्होंने सुराखदार कैथोड का इस्तेमाल किया था, मैंने कहा कि इन सुराखों को क्या बोलते हैं, इन सुराखों को जर्मन ज़बान के अंदर केनाल्स बोला जाता है। तो जो कैथोड इस्तेमाल किया गया वो किस तरह का था, सुराखदार कैथोड। तो खैर इन सुराखों के ज़रिए से वो रेस जब गुज़रती थी तो कैथोड की पिछली जानिब जो डिस्चार्ज ट्यूब की दीवारें थी वहाँ पर जब टकराती थी तो वहाँ पर क्या पैदा करती थी, चमक। भाई हमें तो नहीं पता चल सकता ना कि कैसे कोई रेज़ पैदा हो रही हैं या नहीं हो रही, क्योंकि हमें नज़र तो वो ऐसे नहीं आ रही माइक्रोस्कोप के बगैर। तो कैसे पता चलता था, क्योंकि जब ये रेज़ आकर टकराती थी ग्लास ट्यूब की दीवारों के साथ तो वहाँ पे क्या पैदा करती थी, चमक पैदा करती थी। तो उन्होंने इस बात का मुशाहिदा किया कि कैथोड रेज़ जो कैथोड की सतह से बनती हैं और एनोड की तरफ हरकत करती हैं, उनका भी कैसे पता चला था, जब वो एनोड की पिछली दीवार पे कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के ऊपर जाकर क्या देती थी, चमक पैदा करती थी। तो तब पता चला कि जी कैथोड की सतह से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं जिनको हम कैथोड रेस का नाम देते हैं। लेकिन जब इन्होंने सुराखदार कैथोड का इस्तेमाल किया तो तब पता चला कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ना सिर्फ कैथोड रेस बनती हैं बल्कि इसके साथ साथ इसके मुखालिफ सिमत में हरकत करने वाली कुछ और तरह की भी रेस बनती हैं जो कैथोड रेस से कुछ मुख्तलिफ खसूसियात ज़ाहिर करती हैं। इन रेस को केनाल रेस का नाम दे दिया गया। क्या नाम दिया गया, केनाल रेस। केनाल क्यों बोला गया, क्योंकि ये जब बनती थी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो ये कहाँ से गुजरती थी, कैथोड के अंदर मौजूद इन केनाल्स में से। केनाल्स मैंने आपको बता दिया है, जर्मन ज़बान में ये सुराखों को बोला जाता है। तो इन सुराखों में से गुजरती हुई ये पीछे जाकर ट्यूब के ऊपर जब गिरती थी तो वहाँ पे चमक पैदा करती थी और पता चलता था कि एक और तरह की भी रेज़ हैं जो कैथोड की मुखालिफ सिमत में बनती हैं जिसकी खसूसियात कैथोड से ज़रा मुख्तलिफ हैं। इन रेज़ को क्या नाम दे दिया गया, केनाल रेज़ का नाम दे दिया गया। तो ये सारा जो तजर्बा था ये गोल्डस्टाइन ने 1886 के अंदर किया और इस तजर्बे के नतीजे में इस डिस्चार्ज ट्यूब के ज़रिए इन कैथोड रेज़ के साथ साथ इन केनाल रेज़ को भी दरियाफ्त कर लिया गया, जिनका बाद में जाके पता चला कि इनको ही हम असल में प्रोटॉन का नाम देते हैं। अगर मैं बात करूं कि इन केनाल रेस की या प्रोटॉन्स की क्या खसूसियात हैं, तो पहले नंबर पर सीधी लाइन में हरकत। पहली खसूसियत जो आप याद रखेंगे, सीधी
लाइन में हरकत। वेरी सिंपल, बड़ी आसान सी बात है। जैसे कैथोड रेज जब बनती थी तो वो एक सीधी लाइन के अंदर हरकत करती थी और कैथोड की सिम से चलते चलते ये एनोड की सतह तक पहुंच जाती थी। इसी तरह से जब जब केनाल रेज बनती हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर तो वो कैथोड की मुखालिफ सिमत में आती हैं और बिल्कुल वही हरकत अपनी रखती हैं जो कैथोड रेज कैथोड से एनोड तक जाते हुए रखती है। मतलब बिल्कुल सीधी हरकत ये शो करती हैं जो केनाल रेज होती हैं, जिनको हम प्रोटॉन का नाम देते हैं। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं इसकी खासियत की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में झुकाव। जैसे कैथोड रेस के ऊपर देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लगाते हैं इस कैथोड रेस के दोनों तरफ डिस्चार्ज ट्यूब के गिर्द, तो वो कैथोड रेस जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ अपना रुख बदल लेती थी, अपना झुकाव देती थी, जो इस बात को जाहिर करता था, इस बात को यकीनी बनाता था कि कैथोड रेस के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज मौजूद है। लेकिन जब हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा कर देखी तो हमने इस बात का मुशाहिदा किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो केनाल रेज बन रही हैं, ये केनाल रेज इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट की तरफ अपना झुकाव दे रही हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ अपना रुख तब्दील कर लेती हैं। और नेगेटिव प्लेट की तरफ झुक जाना इन केनाल रेस का इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर गुजरते हुए ये इस बात की दलील था कि इन रेस के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि हमेशा जो मुखालिफ चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं या अट्रैक्ट करते हैं। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब मैं यहाँ पर अलहदा बनाता हूँ इसको। ये डिस्चार्ज ट्यूब, अगर इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये कैथोड पर जिसके अंदर छोटे छोटे से सुराख हैं, ये एनोड, ये वैक्यूम पंप लगाया हुआ है इधर, इसको हमने बैटरी के दो मुखालिफ टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। ये हमने एक गैस है जो अंदर फिल की हुई है। जब यहाँ पर केनाल रेज बनती हैं तो उनकी जो सिमत है वो कैथोड की तरफ होती है, मतलब कैथोड रे से मुखालिफ, लेकिन कैथोड की तरफ, और कैथोड के वो अंदर मौजूद छोटे छोटे सुराखों से निकल कर पीछे जाती थी, ट्यूब की दीवारों के ऊपर पड़ती थी और वहाँ पर एक चमक पैदा करती थी, जिससे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ट्यूब के अंदर एक और तरह की रेस भी हैं जो बनती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मैंने पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट रखी हुई है, मतलब एक पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है और एक नेगेटिव प्लेट रखी हुई है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है इस डिस्चार्ज ट्यूब के इर्द गिर्द। तो जब ये केनाल रेज यहाँ से बनती थी तो ये हरकत करते करते इस नेगेटिव प्लेट की तरफ क्या कर जाती थी, झुक जाती थी, और ये झुकाव इस बात की दलील था कि इनके ऊपर अपने ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या असर, फिर हम इसका लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में इन रेस का झुकाव साबित करता है कि इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इनका असर देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर एक इसकी अहम खासियत है और वो है ओरिजिन। ओरिजिन को हम मंबा भी कहते हैं, मंबा कहते हैं निकलने की जगह, पैदा होने की जगह, बनने की जगह। तो ओरिजिन से मुराद यहाँ पे समझ आ चुकी होगी आप लोगों को कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि असल में ये केनाल रेज, इसके बनने की वजह क्या है। क्या ये एनोड की सतह से निकल कर आती हैं जिसकी वजह से इनकी सिमत जो है वो कैथोड रेज की सिमत से बिल्कुल मुखालिफ होती है, या कहीं और से पैदा होती हैं। तो ओरिजिन की यहाँ पे बात करते हैं, बड़ी अहम खासियत है ये एनोड, ये केनाल रेस की या प्रोटॉन्स की, ओरिजिन के कैसे बन रही हैं। तो असल में इन केनाल रेस की बनने की जो बुनियादी वजह थी वो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस थी। ये डिस्चार्ज ट्यूब, ये कैथोड
ये एनोड, इनको बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा हुआ है। ये कैथोड सुराखदार जिसमें छोटे छोटे से सुराख मौजूद हैं जिनको केनाल बोला जाता है जर्मन ज़बान के अंदर। और ये क्या मौजूद है, ये वो गैस है जिसको हमने क्या किया हुआ है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरा हुआ है। यहाँ से वैक्यूम पंप लगाकर हमने क्या किया हुआ है, अंदर प्रेशर को बहुत कम किया हुआ है और यहाँ से हम क्या देते हैं, यहाँ को करंट गुजारते हैं जब हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज इसका, तो उसके नतीजे में क्या बनती हैं, ये केनाल रेस बनती हैं और इनकी सिमत कैथोड की तरफ होती है और कैथोड रेस से मुखालिफ होती है। अब बात आती है कि ये बनी कैसे, ओरिजिन क्या था। असल में हुआ कुछ इस तरह से, अगर मैं बात करूं ये मैंने हरे कलर से, यहाँ पर हरे रंग से जो मैंने ये डॉट जाहिर किए हुए हैं, ये असल में गैस को जाहिर कर रहे हैं जो हमने गैस भरी हुई है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो अगर मैं इन तमाम गैस के मॉलिक्यूल्स में से सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बात करूं, आप फर्ज कर लें ये गैस का वो एक मॉलिक्यूल है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और ये उसकी साख्त है कुछ इस तरह की, मतलब मॉलिक्यूल है जो कि एटम के मिलने से बना हुआ। ये एक एटम है जिसके दरमियान में उसका न्यूक्लियस मौजूद है, उसके बाहर उसके शेल मौजूद हैं और उन शेल या एनर्जी लेवल के अंदर क्या मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं। तो असल में हुआ क्या, कैसे ये बनती है केनाल रेस, हुआ कुछ इस तरह से कि जैसे ही हमने करंट गुजारा, तो हम जानते हैं कि करंट के गुजरने पर कैथोड की सतह से कुछ रेडिएशंस निकलती हैं, कुछ रेज निकलती हैं। उन रेज को हमने क्या नाम दिया हुआ है, कैथोड रे का नाम दिया हुआ है। कैथोड रे जो है वो एनर्जी वाली रेडिएशंस होती हैं। जैसे ही कैथोड रे कैथोड की सतह से निकलती हैं, ये कैथोड रे आ रही है, कैथोड रे जब आते 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 इस गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर टकराती है, तो ये इतनी एनर्जी वाली होती है कि उन गैस के मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं आखिरी शेल के अंदर, वैलेंस शेल के अंदर, सबसे बाहर वाले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, उस इलेक्ट्रॉन को भी उस एटम से, उस मॉलिक्यूल से बाहर निकाल देने की वजह बनती हैं। तो कैथोड रेस जो यहाँ से निकलती थी, जब वो निकलते निकलते जाके किसी गैस के मॉलिक्यूल के साथ टकराती थी, तो टकराने की वजह से गैस के मॉलिक्यूल के आखिरी शेल में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को क्या करती थी, वहाँ से बाहर निकाल देती थी। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया तो खुद तो इलेक्ट्रॉन तो निकला ही निकला, साथ में ये रेस भी वैसे ही एटम या मॉलिक्यूल के साथ टकरा कर बिल्कुल आगे गुजर गई और उस टकराव की वजह से मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को भी क्या किया, बाहर निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया बाहर, तो बाहर निकल जाने की वजह से पीछे जो हमारे पास गैस का मॉलिक्यूल या एटम बचा, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव चार्ज वाला वो जो आयन बना, वो आयन नेगेटिव कैथोड की तरफ क्या करना शुरू हो गया, खींचना शुरू हो गया। इस तरह से जितने भी गैस के मॉलिक्यूल थे उन पर जब एक एक करके ये कैथोड रे पड़ती थी, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती थी, जिसकी वजह से वो सारे के सारे गैस के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स किस में तब्दील हो जाते थे, आयंस के अंदर, और पॉजिटिव आयन बनना शुरू हो जाते थे। वो पॉजिटिव आयन जब बनते थे वो नेगेटिव कैथोड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते थे और उस अट्रैक्शन को, उस खिंचाव की ताकत को हम क्या कहते हैं कि क्या आ रही हैं, केनाल रेस बनना शुरू हो गई हैं, जिनकी सिमत जो है वो कैथोड रेस की सिमत से बिल्कुल मुखालिफ है। अगर मैं सारी बात को, इस ओरिजिन को एक मसावात की मदद से समझाना चाहूँ, तो ये हमारे पास वो गैस का मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर कैथोड रे आके टकराती है। कैथोड रे आके टकराने का मतलब है, आपने आखिरी लेक्चर में ये बात को तफसीलन समझा है। कैथोड रे बुनियादी तौर पर क्या है, ये चार्ज रखने वाले ज़र्रात हैं, मास रखने वाले ज़र्रात हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। तो कैथोड रे से मुराद भी क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कैथोड रे आके टकराती है किसके ऊपर, पार्टिकल्स के ऊपर, गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो आपने यहाँ पे देखा कि अपनी एनर्जी की वजह से जब टकराव करती है, तो टकराने की वजह से इस मॉलिक्यूल में से भी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती है। खुद भी बाहर निकल गई, इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकाल दिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन, मतलब कैथोड रे आ रही है एक इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल। तो जब ये मॉलिक्यूल से टकराकर उसके भी इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, तो खुद भी कैथोड रे जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मुश्तमिल है वो निकला, और मॉलिक्यूल में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकला। तो टोटल मुकम्मल तौर पर कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, दो। एक तो कैथोड रे वाला इलेक्ट्रॉन और दूसरा जो मॉलिक्यूल में से निकला वो इलेक्ट्रॉन। और पीछे जो मॉलिक्यूल बचा, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था, ये जो ज़र्रा था,
ये क्या करेगा, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ खिंचा चला जाएगा, जिसको हम बाद में क्या नाम देंगे, केनाल रेस का नाम देंगे, क्योंकि ये कैथोड के अंदर जो मौजूद सुराख हैं, जो केनाल्स हैं, उनके ज़रिए गुजरता हुआ डिस्चार्ज ट्यूब की दीवार के ऊपर जाके टकराएगा और वहाँ पे एक चमक देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि एक ऐसी रे भी बन रही है जिसकी सिमत जो है वो केनाल रे की सिमत से बिल्कुल मुखालिफ है। तो ओरिजिन को, हम मंबे को इस तरह से समझ सकते हैं कि बनने का तरीका क्या है केनाल रेस का डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। मजीद आगे चलते हैं, एक और खुसूसियत यहाँ पे देखते हैं केनाल रेस की, और वो है इन्हिसार। आपने बड़ा तफसीलन समझा यहाँ पे इस नुक्ते के अंदर कि जो केनाल रे का बनना है वो किसकी वजह से है। केनाल रेस असल में बन रही हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पड़ी हुई भरी हुई गैस की आयोनाइजेशन के नतीजे में। मतलब यहाँ पे जो केनाल रे बनी है वो किसकी वजह से बनी है, मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ, केनाल रे या केनाल रेस डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद, केनाल रे डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैसेस की आयोनाइजेशन के नतीजे में बनती हैं। गैसेस की आयोनाइजेशन के नतीजे में बनती हैं। तो आप ओरिजिन को इस तरह से, ओरिजिन की वजाहत कर सकते हैं कि किस तरह से क्या अमल हो रहा है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जिसके नतीजे में ये केनाल रेस जो हैं यहाँ पर बन रही हैं। अब ज़रा इन्हिसार देखें। इसी नुक्ते से, इसी खसूसियत से हमें इस खसूसियत का भी अंदाज़ा हो रहा है कि केनाल रेस का बनना किसके ऊपर मुनहसिर है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पड़ी हुई गैस की माहियत के ऊपर, मतलब उसकी नेचर के ऊपर, उसकी खसूसियत के ऊपर। जिस तरह की गैस होगी उसी तरह की केनाल रेस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर बनेगी। तो मुख्तलिफ़ तरह की गैसें जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के ये केनाल रेस बनाने की ज़िम्मेदार होती हैं, क्योंकि केनाल रेस का बनना किसके ऊपर मुनहसिर है, ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी हुई गैस के ऊपर मुनहसिर है। तो जिस तरह की गैस होगी, कुछ गैसें ऐसी होती हैं जिनके जो वज़न है, जो मास है वो कम होते हैं, कुछ ऐसी हैं जिनके मास जो है, जिनका वज़न जो है वो ज़्यादा होता है। तो अगर ज़्यादा वज़न वाले मालिक्यूल रखने वाली गैस, उसकी अगर आयनाइजेशन हो गई तो उससे बनने वाला जो ये पॉजिटिव आयन होगा, इसकी खसूसियात मुख्तलिफ होंगी। ये कुछ मुख्तलिफ तरह से जो है वो इस ट्यूब के अंदर हरकत करेगा। मतलब हरकत करने से मुराद है ये मुख्तलिफ खसूसियत रखता होगा पहले वाले की निस्बत, इसकी नेचर थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। इसी तरह से अगर मैं कोई ऐसी गैस लेता हूँ जिसका अपना वज़न, अपना मास कम है, और उस कम मास वाले पार्टिकल रखने वाली गैस की जब आयनाइजेशन होती है तो उसके नतीजे में जो पॉजिटिव आयन बनेगा उसकी नेचर मुख्तलिफ होगी, और नेचर मुख्तलिफ होने की वजह से बनने वाली पॉजिटिव रेस की खसूसियात भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। तो इस तरह से ये नहीं, ये केनाल रेस होती हैं, ये इनका बनना ये किसके ऊपर मुनहसिर होता है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी हुई गैस के ऊपर मुनहसिर होता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इन्हिसार में कि केनाल रेस, जिनको हम क्या कह रहे हैं यहाँ, पॉजिटिव रेस का बनना डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर मुनहसिर होता है। डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर मुनहसिर होता है। मुख्तलिफ किस्म की गैसेस मुख्तलिफ किस्म की गैसेस मुख्तलिफ किस्म के पॉजिटिव आयंस बनाती हैं।
जिनकी नेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इन्हिसार के बाद पांचवी खसूसियत की तरफ बढ़ते हैं और पांचवी खसूसियत है प्रोटॉन का, इसको हम लिखेंगे प्रोटॉन का मास। जब मुशाहिदा किया गया, तजर्बात किए गए, तो पता चला कि जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रॉन से एक भारी ज़र्रा है, वज़नी पार्टिकल है, और प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से तकरीबन 1840 गुना ज़्यादा है। लिखूंगा यहाँ पे, प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से तकरीबन 1840 गुना ज़्यादा है। अगर हम इससे मज़ीद आगे चलें तो आगे हम बात करते हैं नताइज। कि हमने इस पूरे तजर्बे की रोशनी में क्या नताइज अख़ज़ किए हैं प्रोटॉन के हवाले से या केनाल रेज़ के हवाले से। पहली बात तो ये हमें पता चलता है कि जो केनाल रेज़ हैं या ये जो पॉजिटिव रेज़ हैं, ये जो केनाल रेज़ हैं ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल्स हैं। मतलब इन खसूसियात से हमने इस बात का इल्म हो रहा है कि ये जो केनाल रेज़ हैं ये पॉजिटिव चार्ज रखने वाले पार्टिकल से बनी होती हैं। दूसरे नंबर पर हम ये कह सकते हैं कि इन पार्टिकल्स का मास इलेक्ट्रॉन के मास से ज़्यादा होता है। तीसरे नंबर पर हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव रेज़ की जो नेचर है ये किसके ऊपर मुनहिसर होती है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पड़ी हुई गैस के ऊपर। डिस्चार्ज ट्यूब में जो हमने गैस भरी हुई है उसकी नेचर के ऊपर, उसकी खसूसियत के ऊपर पॉजिटिव रे की खसूसियत का इन्हिसार होता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि पॉजिटिव रे बनती ही तब है जब कैथोड रेस की वजह से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पड़ी हुई जो गैस है उसकी आयनाइजेशन होती है, और उस आयनाइजेशन के नतीजे में पॉजिटिव आयन बनता है, और वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव कैथोड की तरफ हरकत करता है, और हरकत करते हुए कैथोड के सुराखों से गुजरता है, और गुजरते हुए जब ट्यूब की दीवारों के ऊपर जाकर टकराता है तो वहाँ चमक देता है। तो इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि अंदर बनने वाली जो केनाल रे है वो उसका सारे का सारा इन्हिसार किसके ऊपर है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी हुई गैस के ऊपर है। मुख्तलिफ तरह से तजर्बात करके देखेंगे, गैसों को बदल बदल के तजर्बात करके देखेंगे, हर दफ़ा इस बात का मुशाहिदा किया गया कि जब भी केनाल रे बनती थी उसकी खसूसियात पहले तजर्बे में बनने वाली केनाल रे की खसूसियात से मुख्तलिफ होती थी। तो फिर इस बात का अंदाज़ा होता है हमें कि असल में केनाल रेस का बनना किसके ऊपर है, डिस्चार्ज ट्यूब में भरी हुई गैस के ऊपर है। अलबत्ता हम ये बात जानते हैं कि एक ही तरह के गैस के मॉलिक्यूल्स जब पॉजिटिव आयन बनाते हैं, आयनाइज होकर, जो हमने ये ओरिजिन वाले नुक्ते के अंदर बात समझी है, तो वो बनने वाले पॉजिटिव आयन की खसूसियात और नेचर सबकी एक जैसी होती है। तो एक जैसी नेचर रखने वाले जो एक ही गैस से पैदा होने वाले पॉजिटिव आयन्स हैं वो सबकी नेचर एक जैसी होती है। अगर मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस को जब भरा जाता है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर और यही अमल उसके ऊपर दोहराया जाता है, तो इसके नतीजे में जो पॉजिटिव आयन बनते हैं हाइड्रोजन गैस के, वो सारे के सारे पॉजिटिव आयन्स की खसूसियात जो कि एक जैसी होती है, और उन सारे के सारे पॉजिटिव आयन्स को हम क्या नाम देते हैं, प्रोटॉन्स का नाम देते हैं। इसका मतलब कि जो प्रोटॉन का लफ्ज़ है ये हाइड्रोजन गैस के आयन्स के साथ मुंसलिक है। प्रोटॉन्स जो हैं ये केनाल रेस तो हैं, लेकिन किससे पैदा होने वाली केनाल रेस है, हाइड्रोजन गैस से पैदा होने वाली केनाल रेस को प्रोटॉन बोला जाता है। मुख्तलिफ गैसेस से जो दूसरी तरह की रेस बनती हैं उनको हम केनाल रेस या पॉजिटिव रेस का नाम देते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस की आयनाइजेशन के नतीजे में आयंस बनेंगे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उनको हम क्या नाम देंगे, प्रोटॉन का नाम देंगे। अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने तफसीली समझा कि प्रोटॉन्स किनको बोला जाता है, केनाल रेस क्यों इन्हें कहा जाता है, और किस तरह से इनको दरियाफ्त किया गया,
इनकी अहम खसूसियात कौन कौन सी हैं और प्रोटॉन्स के बारे में हम क्या नताइज रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको तफसीली समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।